Good morning, students. It is a lecture 5 of chapter 5 for class 11th RBSC हिंदी मीडियम। देखिए अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो द्रव्य की अवस्थाएं चल रहा है। तो द्रव्य की अवस्थाओं में हमने जो मेजर पार्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि आदर्श गैस क्या है, आदर्श गैस के लिए कौन कौन से नियम लगते हैं, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैली-सैग का नियम, ठीक है, एवोगैड्रो का नियम। फिर उसके अलावा हमने और भी नियम पढ़े हैं, ग्राहम का विसरण नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ठीक है। फिर हमने देखा है कि जो आदर्श गैस समीकरण है वो क्या है। फिर आदर्श गैस समीकरण में फिर हमने गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें किसी भी जो गैसें हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है, औसत गतिज ऊर्जा है, वो परम ताप के समानुपाती होती है। यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर इसमें हमने जो बिंदु माने गए हैं उसमें माना गया था कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता, और अणुओं को हमने कैसा माना है, पॉइंट चार्ज माना है, यानी बहुत छोटा सूक्ष्म कण माना है। तो अकेले गैस का जो गैस है उसका जो एक अकेला अणु है उसका जो आयतन है उसे नगण्य वाला है पूरे गैस के आयतन की तुलना में। लेकिन वॉन डेर वाल ने इसको इन दोनों बिंदुओं के आधार पर एक नया समीकरण दिया जिसे वॉन डेर वाल गैस समीकरण कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि आदर्श गैस जो है अपने व्यवहार से विचलित हो जाती है, तो हमने वहां पर पढ़ा था संपीड्यता गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एंड्रयू जो है, फिर हमने क्रांतिक ताप दाब आयतन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी गैस जो है वो एक आयतन से ऊपर, मतलब एक जो क्रांतिक ताप हमने पढ़ा कि जैसे CO2 के लिए एंड्रयूज ने बहुत सारे समतापीय वक्र खींचे और उसने ये मालूम किया कि जो गैस है वो जो बीच में हमने एक जो डैश लाइन बनाई थी उसके बीच में तो गैस जो है वो कंटिन्यूटी स्टेट में रहती है। कंटिन्यूटी का मतलब गैस और द्रव दोनों मिक्स रहते हैं, लेकिन क्रांतिक ताप के ऊपर वो गैस फॉर्म में ही रहेगी, वाष्प अवस्था में रहेगी, उसे हम द्रव में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हमारा इस चैप्टर का जो अंतिम भाग चालू होता है वो है सबसे पहले, अभी तक हमने गैस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि द्रव के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो द्रव है, द्रव में और गैस में कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि द्रव क्या है, द्रव जो होता है उसे द्रव की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जो द्रव है, द्रव क्या होते हैं, ठोस और गैस के मध्य की अवस्था है। ठोस में आकर्षण बल अधिक थे, द्रव में उससे कम थे, लेकिन गैस से ज्यादा थे, ठीक है। जो द्रव है उसको आप जो भी आप आकार दोगे, जिस भी पात्र में रखोगे वो उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो द्रव होते हैं वो क्या दिखाते हैं, द्रवों में विसरण का गुण पाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रवों में किस चीज का गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। इसके अलावा द्रवों में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि गैस में नहीं है, जैसे ये क्या दिखाते हैं, द्रव का जो है द्रव जो है उसका क्या होता है, वाष्प का वाष्पदाब तो होता ही है, पर द्रव का भी वाष्पदाब होता है। फिर द्रव जो है वो पृष्ठ तनाव भी दिखाते हैं, ठीक है। द्रव में जो द्रव की जो तरलता होती है, बहने की जो गति होती है उसे तो हम तरलता कहते हैं, और द्रवों में क्या पाई जाती है, श्यानता पाई जाती है, यानी घर्षण बल होता है जो कि द्रवों की गति को रोकता है। तो आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, द्रवों में भी वाष्पीकरण का गुण होता है, गैस में तो होता ही है पर द्रवों में भी वाष्पीकरण का गुण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो है वाष्प दाब, जो कि आपके कोर्स में है, ठीक है। देखिए ये एक पात्र, इस पात्र के अंदर आपने द्रव भर रखा है, ठीक है। यदि ये पात्र खुला है तो जब आप इसको गर्म करोगे, इस पात्र को जब आप गर्म करोगे तो जो द्रव है वो क्या है, वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने इसको क्या कर रखा है, इस पात्र को यदि बंद कर रखा है, ठीक है, और अब आप द्रव को गर्म करते हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो द्रव है वो वाष्प में बदलेगा, गैस फॉर्म में बदलेगा, ठीक है, और वो गैस के अणु इस खाली स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था आ गई, वाष्प अवस्था आ गई। वाष्प अवस्था किसकी, द्रव की ही, ठीक है। द्रव जो है तो क्या होता है कि पहले द्रव जो है वो वाष्प में बदलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाष्प है वो संघनित होती है और धीरे धीरे द्रव में बदलने लगती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है
जब वाष्पन की दर यानी द्रव के वाष्प में बदलने की जो दर है, वाष्पन की जो दर है वो किसके बराबर हो जाती है? किसके बराबर हो जाती है? संघनन के बराबर हो जाती है। संघनन के बराबर हो जाती है। उस टाइम पर द्रव में और वाष्प अवस्था में क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब द्रव वाष्प में बदल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा द्रव 1 मिनट में वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करते हो, धीरे धीरे पहले गर्म होता है, इसके अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि द्रव के जो अणु जिनका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस टाइम पर ये किसमें बदलने लगते हैं? उबलने लगते हैं उस टाइम पर। तो वाष्प बनने लगती है, तो वाष्पन की दर जो है वो संघनन की दर के बराबर हो जाती है। उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये द्रव किस में आ गया? साम्यावस्था में आ गया। ठीक है, तो जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प के अणु क्या है? ये जो वाष्प के अणु है ये क्या करते हैं? इस द्रव के ऊपर क्या लगाते हैं? एक प्रकार का दाब लगाते हैं। उस दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब क्या है? द्रव के गर्म करने पर बने वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वाष्प दाब है ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये वाष्प दाब बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं कि जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले तो वाष्प दाब तो समझ में आ गया। अब आपके पास आता है जब आप द्रव को वाष्प में बदलने लगता है तो वो एकदम से उबलने नहीं लगता। तो वो ताप, ये आपको क्योंकि ये जो चीज पढ़ाई हुई आपके 12th में भी आएगी, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, के बराबर हो जाए, उस समय द्रव उबलने लगता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि पानी तुरंत ही गर्म हो जाता है, मतलब वो गर्म तो होता है लेकिन बॉयल कब करता है? उबलने का मतलब जब उस द्रव का वाष्प दाब, जब उस द्रव का जो वाष्प दाब का मतलब द्रव के जो अणु वाष्प में बदले और वो जो दाब लगा रहे हैं वो किसके बराबर हो जाए? 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं इसे हम? क्वथनांक। ठीक है, इसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो अब ये जो क्वथनांक है ये 2 प्रकार का है। एक तो सामान्य क्वथनांक, ये जो क्वथनांक है ये भी 2 प्रकार का है। एक तो सामान्य क्वथनांक, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और एक है मानक क्वथनांक, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। यदि आप दाब, यहाँ पर आपने किसके बराबर हुआ है? दाब। यदि दाब 1 वायुमंडल लिया है, 1 एटमॉस्फेयर लिया है, तब तो ये सामान्य होगा। और यदि आपने ये 1 बार लिया है, दाब के लिए 1 बार लिया है, तो वो क्वथनांक क्या कहलाएगा? मानक क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर? अब ये जो वाष्प दाब है ये किस बात पर निर्भर करता है? वाष्प दाब जो है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो ये है ताप, एक है द्रव की प्रकृति। क्लियर? द्रव की प्रकृति कैसी है? ताप जितना ज्यादा होगा, मतलब आप जितना ज्यादा गर्म करोगे किसी द्रव को, उस वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है,
द्रव में आपको ये देखना है कि द्रव के मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे हैं। यदि अंतराण्विक आकर्षण बल जो हमने शुरू में पढ़े थे बल कौन कौन से, डायपोल डायपोल, द्विध्रुव द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, तो अंतराण्विक बल यदि कैसे होंगे, प्रबल होंगे, तो वो वाष्प में बदलेगा ही नहीं, तो वाष्प दाब उतना ही कम हो जाएगा। वाष्प दाब मतलब अंतराण्विक बल यदि स्ट्रॉन्ग है तो वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर यदि हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, ठीक है, यदि इस द्रव के अंदर हम कुछ ऐसा मिला दें जो कि वाष्प बनाने की दर को कम कर दें, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाष्प दाब क्लियर हो गया। अब आ जाइए आप पृष्ठ तनाव पर, कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए पृष्ठ तनाव सभी ने पढ़ा हुआ है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। देखो जो द्रव है, मान लीजिए आपने एक पात्र में द्रव लिया, ठीक है, ये एक पात्र है, इसमें यहाँ पर द्रव है, ठीक है। अब जो अणु मध्य में है उसके आसपास और भी अणु होंगे, जैसे ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है। तो ये जो मध्य का अणु है ये इधर भी बराबर बल से, इधर भी बराबर बल से, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी जो बीच में जो द्रव के मध्य में जो अणु है उस पर सब तरफ से समान बल लगता है। तो उसका जो परिणामी बल है, उस अणु पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो तो कैसा हो गया, शून्य हो गया। लेकिन जो अणु सतह पर है, तो अब आप देखो ये जो सतह पर इसको ये इधर से खींच रहा है, 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 ऊपर तो कुछ है ही नहीं खींचने के लिए, ऊपर तो कोई बल ही नहीं लग रहा है। तो टोटल जो परिणामी बल है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, तो जो सतह पर जो अणु बैठे हुए हैं तो उन पर बल लगने के कारण वो नीचे की ओर क्या करते हैं, मतलब जब वो जो आपके जो अणु हैं वो क्या करते हैं, तो सतह के जो अणु है उनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर बल लग रहा है। इसके ऊपर तो परिणामी बल शून्य है, क्योंकि इसके ऊपर परिणामी बल किस साइड में लग रहा है, परिणामी बल नीचे की ओर लग रहा है। तो सतह पर जो अणु बैठे हुए हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, हर कोई कण क्या चाहता है, अपनी ऊर्जा को कम करना चाहता है जिससे कि वो स्थायी हो जाए। तो वो कण क्या करते हैं, वो कण या जो अणु है वो नीचे आते हैं, नीचे आ जाते हैं, सरफेस अपनी सतह को छोड़कर नीचे आने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे आते जाते हैं, सतह पर से यदि कण खत्म हो जाएगा तो सतह क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो सतह सिकुड़ जाती है, उस पर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पृष्ठ तनाव क्या है, इस सतह के अणुओं की ऊर्जा जो है द्रव में उपस्थित अणुओं की तुलना में अधिक होने के कारण वो अपनी सतह को छोड़कर अंदर आ जाते हैं, द्रव में आने लगते हैं। ठीक है, अतः द्रव की सतह पर अणुओं की संख्या घट जाती है और इससे क्या होता है, तो जब ये एक अणु आएगा ऐसे फिर दूसरा अणु आएगा तो सतह पर जो अणु है वो पास पास आते जाएंगे, तो जो सतह है वो सिकुड़ गई ना, तो सतह सिकुड़ गई तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा, उसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसे हम टॉ से बताते हैं, जो होता है F/L। ठीक है, क्या है ये F/L, इसका मतलब है जो पृष्ठ तनाव है वो क्या है, द्रव की सतह पर एकम लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल, परपेंडिकुलर बल होना चाहिए वो। ठीक है, लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर हो गई, न्यूटन पर मीटर। क्लियर, तो लगने वाला जो बल है वो कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब ये जो पृष्ठ तनाव है क्या होगा कि देखो पृष्ठ तनाव की एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन है कि एक तो जो द्रव की, जो आप देखते हो पानी की बूंद जो होती है वो गोल होती है, या जो बरसात का जो द्रव की बूंदें जो हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं। किस कारण से होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक इसी तरीके से गंदगी का कपड़ों से हटना, आप कपड़े को साफ करते हो क्या लगाते हो, डिटर्जेंट लगाते हो, तो जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है,
पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो पृष्ठ तनाव को कम करता है तो गंदगी उस पर से हटने लगती है। तीसरा, जल व खनिज तत्वों का जड़ों द्वारा अवशोषण व केशिका क्रिया। यानी आप देखते हो जल जो है वो अपने आप ही चढ़ता है, कुछ करना पड़ता है। पेड़ अपने आप ही पानी खींचते रहते हैं, खनिज तत्वों को खींचते रहते हैं और वो नीचे से ऊपर ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो किसी भी चीज का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिका क्रिया कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो ये जो होता है वो किस कारण से होता है? वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो पृष्ठ तनाव है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, ताप को बढ़ाओगे। हमेशा ध्यान रखना है, जब आप क्या करते हो, ताप को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ताप बढ़ाते हो तो क्या अणुओं के मध्य की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तभी तो द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है। तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ताप बढ़ाने पर, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव वाष्प में बदल जाएगा। तो द्रव के मध्य जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या चीज कम हो गई? अंतराण्विक आकर्षण बल। कौन सा बल? अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो कम हो गया। अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो गया। और यदि अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल यदि कम हो जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव है। फिर उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है उसे हम कहते हैं श्यानता। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपने द्रव बहुत तरीके के देखे हैं, कौन कौन से? जैसे पानी, ठीक है, शहद या मोम। अब आप देखो, फॉर एग्जांपल हम पानी और शहद की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पानी और एक शहद है। दोनों में से कौन ज्यादा तरल है? तरलता कौन दिखाता है? तरल कौन है? लिक्विडिटी किसकी है? पानी ज्यादा तरल है। और श्यान कौन है? श्यान का मतलब गाढ़ा। श्यानता जो है वो श्यान से बनी है, शहद जो है वो गाढ़ा है, विस्कस है। ठीक है, तो जो आपकी जो श्यानता होती है उस श्यानता को हम कैसे बताते हैं? श्यानता का मतलब है आप इस तरीके से कह सकते हो श्यानता को कि घर्षण बल के कारण द्रव अपने बहने का विरोध करता है, अपने बहने का विरोध करता है, अपने बहने का विरोध करता है, जिसे श्यानता कहते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट। ठीक है, जो अपने बहने का विरोध करे। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा कैसे होता है। तो आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कोई भी द्रव है, जब आप उसको बहते हैं, मान लो उसको आप सतह पर डालेंगे, तो जब आप देखेंगे कि जब आप किसी भी द्रव को, जब कोई द्रव बहता है तो आप देखिए कि वो परतों में बहता है, लेयर में बहता है, लैमिनार फ्लो करता है। ऐसे आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये द्रव है, ठीक है, तो जब ये द्रव बहता है तो ये किस तरीके से बहता है? ये बहता है ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? मतलब परतों के मध्य बहता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक परत ये है, फिर दूसरी परत ये है, फिर तीसरी परत ये है। इन परतों के मध्य दूरी कितनी है? मान लीजिए x है, डेल्टा x मान लीजिए। ठीक है, परतों के मध्य दूरी कितनी है? डेल्टा x है। ठीक है, और मान लीजिए ये जो पहली परत है, इसका जो वेग है वो क्या है? इसका वेग है v प्लस
dv, इसका वेग है v, इसका वेग है v माइनस dv। कैसे? मान लो ये देखो पहले वाली जो परत है उसका वेग है v प्लस dv, v प्लस dv का मतलब वेग है और उसमें थोड़ा सा हमने कुछ एक्स्ट्रा मान रखा है। दूसरी परत जो है वो इसके साथ ही मूव करेगी तो क्या होगा? घर्षण होगा। दोनों परतें साथ साथ मूव कर रही है तो घर्षण बल के कारण क्या है? घर्षण बल कैसा है? घर्षण बल के कारण क्या है? द्रव उतनी तेजी से बह नहीं पाएगा तो वेग क्या हो गया? उसका बहने की गति जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो इसका वेग तो जो तीसरी परत है उसका वेग और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो श्यानता है तो जब जो परतें आपस में गति करती हैं तो जो बल लगता है वो बल किसके बराबर होता है? तो वो जो घर्षण बल है वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता का मतलब ये जो गति करने की जो गति कर रहे हो आप, ठीक है, a, और इसको हम कह सकते हैं डेल v बाय डेल h। ठीक है, डेल v बाय डेल h। क्लियर? ये वेग प्रवणता का मतलब ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है? डेल v तो है और दूरी कितनी है? डेल x है। ठीक है, तो f अब समानुपाती का स्थिरांक हटाओगे तो समझ आ गया, डेल a डेल u डेल x। ये जो समानुपाती का स्थिरांक लगाया है इसको हम बोलते हैं नीटा और ये कहलाता है श्यानता गुणांक। ठीक है, श्यानता गुणांक कहलाता है ये। ठीक, और श्यानता को जो हम नापते हैं, ठीक है, तो जो आपका ये जो श्यानता गुणांक है ये किसका व्युत्क्रम होता है? ये जो है फाई इज इक्वल्स टू 1/n, n तो है श्यानता गुणांक और फाई क्या है? तरलता। यानी श्यानता जितनी ज्यादा होगी तरलता उतनी कम होगी। श्यानता का मतलब कोई पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, तरलता का मतलब उसकी बहने की गति उतनी ही कम होगी। ठीक है, श्यानता गुणांक जो नीटा है इसका मात्रक क्या है? पॉइस। ठीक है, या फिर इसका जो मात्रक है उसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आप देखिए यदि आपने क्या किया, श्यानता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ताप है। यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो अणुओं की क्या होगी? ताप जैसे ही बढ़ाओगे, कोई चीज गाढ़ी है, यदि आप इसका ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ने से क्या है? अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, है ना, और उनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, और यदि आकर्षण बल कम हो जाएगा तो उसकी श्यानता जो है वो भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? श्यानता जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर श्यानता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके बताए हुए हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के हैं, मैंने आपको न्यूमेरिकल कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कराए हैं। वो न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पर लग रहे हैं। ठीक है, तो आप करें, कुछ नहीं आता है तो आप पूछें। बाकी बच्चों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स उतार रहे हो तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक भी चीज, मतलब यदि सीधा फॉर्मूला लग रहा है या कोई डेरिवेशन है तो उसमें से आपको कुछ पार्ट तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए अब आप, ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 400 ml है। ठीक है, क्लियर?
दाब स्थिर रखते हुए, दाब स्थिर रखते हुए आयतन 600 ml करने हेतु ताप की आवश्यकता होगी, ताप की आवश्यकता होगी। मतलब एक गैस है, उसके लिए उसने आपको आयतन दे रखा है, देखो यानी V1 दे रखा है उसने 400 ml और दाब उसने स्थिर रख रखा है, ठीक है। आयतन 600 ml करने हेतु और V2 वैल्यू दे रखी है उसने 600 ml, ठीक है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो केल्विन कितना हो जाएगा, 273 जोड़ोगे आप तो 5 3 8 7 2 9, ये केल्विन हो गया, ठीक है। तो वो ताप पूछ रहा है, यानी वो पूछ रहा है T2, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो P1 बराबर V2 T2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। देखो V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 निकाल लोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है कि आप ऐसे देखिए कि नाइट्रोजन के, क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन के नमूने, मीन्स एक सैंपल लिया है, उस नाइट्रोजन के नमूने का एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन कितना दिया है उसने, एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन उसने दिया है आपको 3.15 लीटर, 3.15 लीटर। क्लियर, तो अब वो आपसे ये कह रहा है कि 3.5 वायुमंडलीय दाब पर आयतन होगा, आयतन होगा, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको एक ये ऐसे, वैसे तो सारे आपको जितने भी नियम बताए उन सब पर कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, P1 V1 T1 बराबर P2 V2 T2, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था P1 V1 T1 बराबर P2 V2 और T2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये भी इसी से सॉल्व हो रहा है, तो V1 T1 V2 T2 ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब आप यहाँ पर देखो एक वायुमंडलीय दाब दे रखा है, दाब दे रखा है उसमें आपको, और आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, 3.15 लीटर दे रखा है, ठीक है। अब उसने उसका दाब बढ़ा दिया, दाब कितना कर दिया, 3.5 कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो आयतन पूछ रहा है, निकाल लोगे वैल्यू को सीधा पुट करके, तो यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आंशिक दाब के क्वेश्चन भी है, वो मैंने शायद जब आपको पढ़ाया था उसका न्यूमेरिकल मैंने आपको वहां पर बताए थे। बाकी आप करो, जो नहीं आता है वो आप पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप करके देखेंगे। वैसे ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। थैंक यू।